कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, लाख चेहरों में जिसे दिल ने चुना होता है, और हम तो उस मोड़ पे आ पहुंचे हैं मोहब्बत में जहाँ, हम तो उस मोड़ पे आ पहुंचे हैं मोहब्बत में जहाँ, दिल किसी और को चाहे भी तो गुनाह होता है। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ये है यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल का पेपर सेकंड, और ये इम्तहान 2024 में हुआ था, और आज ही मैंने पेपर फर्स्ट के एनालिसिस का वीडियो बनाया है, और ये है पेपर सेकंड। ठीक है, मैंने सोचा आज ही निपटा देता हूँ, अब उसके बाद कंपलसरी उर्दू है तो उसको देख लेंगे किसी दिन। ठीक है, पेपर सेकंड है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे आपको पता ही है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, और इसके अलावा जो है आपको 5 सवाल करने हैं, तो जो है एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि 1 और 5 को छोड़ करके एक और सवाल आपको करने हैं। ठीक है, अब पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेक्शन ए है, यहाँ से स्टार्ट है। तो ये है कंपलसरी सवाल, और ये सबसे मुश्किल सवाल भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इक़्तिबासात पूछे जाते हैं, और जो है हमें तशरीह लिखना होता है। तो 5 इक़्तिबासात दिए गए हैं, और 5 ही पूछे जाते हैं, और 5 को लिखना है। तो ये वही लिख सकता है, तशरीह वही कर सकता है कि जो पढ़ा हो, जिनको मालूम हो कहाँ से आया हुआ है। तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, बस बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि उन्होंने यहाँ पे लिखा है, जो भी साहब है उन्होंने मेंस का इम्तहान दिया है, तो क्लियर है इससे कि ये खुतूत गालिब से है, और आपको पता लग जाएगा, आप पढ़ेंगे तो मिर्ज़ा गोपाल तुफ्ता, ठीक है, यहाँ नाम आ गया है, तो इससे भी क्लियर होगा। और बाकी इसको आप पढ़ेंगे तो जो मतन है, जो टेक्स्ट है, वो बता देगा आपको, जो अंदाज होता है ना गालिब का, वो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये खुतूत गालिब से पूछा गया है, हम बताते जा रहे हैं कौन कहाँ से पूछा है। तो ए नंबर है, ये ए नंबर खुतूत गालिब से हो गया। अब आगे बढ़िए, ये बी नंबर, ठीक है, बी नंबर ये गुबार खातिर से। आप कहेंगे कैसे, तो आप इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा, हम तो पूरा देख करके आए हुए हैं कहाँ से पूछा है, किताब खोल के सर्च करके। ये जेल वगैरह का जिक्र है, ठीक है, जेल का सुपरिटेंडेंट और कैदी को लाया गया था, तो कैदी को सोचा हम खाना बनाएंगे, जब उनको पता चला कि यार हमें तो बाहर नहीं निकलना है, तो कैद हैं हम, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उसी का जिक्र है इसमें। एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे, देखिए, है ना, कि मंदरज़ तशरीह माँ सियाको सबाक, तो सियाको सबाक क्या होता है जानते ही हैं, आगे पीछे की इबारत, और उनके अदबी मुहासिन का भी जायज़ा लीजिए, यानी जो ये इक़्तिबास है, हर एक इक़्तिबास के अदबी मुहासिन का भी जायज़ा लेना है। अदबी व फ़न्नी मुहासिन, ठीक है, अदबी और फ़न्नी, ठीक है, फ़न से फ़न्नी है आर्ट, यानी कि अदब लिखने का जो आर्ट है, तो उस आर्ट की बात हो रही है। मुहासिन हुस्न से मुहासिन है। तो ये बताया मैंने कि ये जो है गुबार खातिर से है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी हुई किताब गुबार खातिर बहुत मशहूर है, वहीं से आया हुआ है। ठीक है, और जो है चलिए नेक्स्ट आगे सी नंबर आते हैं। सी नंबर, तो सी नंबर भी आप देखिएगा, इन्होंने लिखा है गालिब सही है, खुतूत गालिब से है। ठीक है, सी नंबर खुतूत गालिब से है, पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़े ही होंगे। नेक्स्ट चलिए, ये है डी नंबर। ठीक है, डी नंबर, तो ये गुबार खातिर से, ये गुबार खातिर से जिसने भी लिखा है नरंगे ख्याल समझ करके किसी ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद कर दिया है, तो हुसैन आज़ाद नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये ई नंबर, ठीक है, ई नंबर, तो ये आया हुआ है गुबार खातिर से। ठीक है, ये भी गुबार खातिर से ही है। तो गुबार खातिर से ज़्यादा इक़्तिबासात पूछे गए हैं, 3 गुबार खातिर से है, और 2 खुतूत गालिब से है। अब आगे बढ़ते हैं, ये दूसरे नंबर का सवाल है, दूसरे में ए बी सी करके 3 दिया हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं। ये नंबर में है कि मीर अमन की बागो बहार में माशरती और तहजीबी ज़िंदगी का नक्शा उभर कर सामने आता है, इस ख्याल की वजाहत मिसालों के साथ पेश कीजिए। ये घिसा पीटा सवाल है, एक सवाल इस तरह का पूछता ही। ठीक है, तो पहले भी 1000 बार पूछ चुका है, तो एक तो माशरती हो गया, एक तहजीबी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे माशरती और तहजीबी के अलावा कुछ और चीज़ें याद रखनी है। एक तो तारीखी, कई बार तारीखी भी देता है, तारीखी, ठीक है, या फिर कई बार ये कह देगा कि जो है इसमें जो है बागो बहार में मुहावरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आप इस बारे में क्या जानते हैं, बहस करिए। ठीक है, तो मुहावरे को भी आपको एक जगह करके लिखना है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इक़्तिबास देने हैं यहाँ से निकाल करके। आप पहले से ही तैयार रहिए कि माशरती ज़िंदगी को दिखाने के लिए अलग इक़्तिबास रहेगा, तहज़ीबी ज़िंदगी दिखाने के लिए अलग इक़्तिबास रहेगा, और फिर इसके अलावा तीसरे नंबर में आप रखें तारीखी, तारीखी पहलू को दिखाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा कई बार जो घुमा फिरा के ये भी पूछ देता है कि जो है उर्दू ज़बान कैसे बनी, ये भी एक नज़र आता है कि जो आप बागो बहार को पढ़ेंगे तो आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो कि मतरूक वर्ड्स हैं, जो आप उन वर्ड्स का चलन नहीं है, तो वहाँ से भी आपको सवाल, आप कुछ ऐसे वर्ड्स चुन लें वहाँ से जो कि अब जिनका इस्तेमाल नहीं होता है, तो वहाँ से भी आपको सवाल उस तरह से पूछ देंगे। और कई बार एक सिंपल सा सीधा सवाल पूछ देता है कि उर्दू नस्र के इर्तका में जो है बागो बहार की क्या अहमियत है। ठीक है, इस हवाले से भी आप थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा। ठीक है, आगे आने वाले दिनों के लिए। देखिए बी नंबर, नैरंग ख्याल में इंशा पर्दाजी और मुरक्का निगारी के लिए ठोस हक़ाइक़ के बजाय तख़य्युल पर जोर दिया गया है। बिल्कुल, इस ख्याल की रोशनी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इंशा निगारी के इम्तियाज़ात पर रोशनी डाली। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है, क्या कह रहा है इसमें
کہ جو ہے انشا پردازی، آپ جانتی ہیں مضمون نویسی، مضمون نگاری، انشا پردازی، مرقع نگاری، تصویر کشی، ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹھوس حقائق کے بجائے تخیل پر زور دیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ پڑھیے گا نرنج خیال کے جو مضامین ہیں، تو مضامین ویسے ہیں کہ سمپل سا ہے نہیں، کہ جیسا مضمون ہوتا ہے ویسا نہیں ہے، کیونکہ انشائیہ ہے تو ویسا کیوں رہے گا، تمثیلی انداز میں ہے، ٹھیک ہے، تو خیال تخیل پر زور دیا گیا ہے، یعنی خیال ہی ویسا کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جو ہے آپ دوسری دنیا میں آپ چلے جائیں گے، پڑھیے گا تو ابھی موقع بتانے سے کوئی فائدہ ہے نہیں، آپ پڑھیے گا تو خود ہی اندازہ لگے گا، ٹھیک ہے، تو وہی بات کہہ رہا ہے کہ اس میں انشا پردازی اور مرقع نگاری کے بدلے میں جو ہے اس کے ٹھوس حقائق کے بجائے تخیل پر ہی زور دیا گیا ہے، بات سے بات بنانا، تیل کا تار بنانا، وہی ہوتا ہے انشائیہ، باتوں میں سے بات پیدا کرنا۔ یہ تو ہے نیرنگ خیال۔ باقی میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، پطرس بخاری ہے، کچھ لوگ پطرس بولتے ہیں، پطرس بھی بول دیجیے، پطرس بخاری صاحب ہیں، ان کا انشائیہ ہے، انشائیہ کتے ہے، اور بھی کئی انشائیہ ہیں، تو آپ وہاں پہ پڑھیے گا تو مزہ آئے گا، مزاحیہ انداز کا ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سی نمبر میں سوال پوچھ رہا ہے، ایک سیکنڈ، سی، ہاں اے ہو گیا، بی ہو گیا، سی ہو گیا۔ سی میں دیکھیے، پریم چند کے دوسرے ناولوں کے مقابلے میں گودان کی انفرادی خصوصیات کی نشاندہی کری۔ دیکھا ہے اس میں کیا ہے، کوئی صاحب آئے گا صرف اور صرف گودان پڑھ لے گا، دوسرے ناولوں کے بارے میں نہیں جانے گا، تو پھر ایسے میں جو ہے یہ سوال ان کو لکھنے میں دقت ہوگی، کیونکہ یہاں کیا کر رہا ہے، کمپیئر کر کے، ہے نا، مقابلے میں، یعنی تقابلی مطالعہ، کمپیئر کر کے آپ بتائیے کیا کہ ان کے دوسرے ناولوں میں گودان کی کیا انفرادیت ہے۔ ہم نام بھی اگر کوئی انسان نہیں جانے گا تو پھر کیسے جو ہے مقابلہ کرائے گا۔ ان کے کچھ ناولوں کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں، نرملا پڑھیے، ٹھیک ہے، تو دو چار ایسے ناولوں کا آپ یہاں پہ ذکر کر سکتے ہیں، تب اس میں بتائیں گے کہ گودان جو ہے فلاں ناول سے اس طرح مختلف ہے، گودان اس ناول سے اس طرح مختلف ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی کیا انفرادیت ہے، اس میں کیا خاص بات ہے، گودان میں گودان ہی کیوں بہت زیادہ فیمس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ساری باتوں کو اس میں لکھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ پریم چند کے دیگر ناولوں کا بھی آپ تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، ہلکا سا، مطلب پلاٹ صرف دیکھ لیجیے کہانی کیا ہے، اور خاص طور میں ریکمینڈ کروں گا نرملا، میدان عمل، ٹھیک ہے، چوکان ہستی، بہت سارے ناول بڑھاتے ہیں، ناول آخری منگل سوتر ہے کیونکہ وہ پورا بھی نہیں کر سکے تھے، ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 آتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشچن نمبر یہاں پہ 3 ہے۔ کوشچن نمبر 3 میں دیکھیے کہ یہ 3 کوشچنس ہیں، کیا نمبر 1، خطوط غالب میں اس کے دور کی سیاسی منظر نگاری پر وضاحت ہے، ما امسال لکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ کو خطوط غالب سے کچھ اقتباسات اٹھانے ہوں گے، 2 لائن 4 لائن کا، کیونکہ سیاسی منظر نگاری، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے خطوط غالب میں 1857 کی بغاوت کے بعد کیا حالات بنے تھے دلی میں، دلی اجڑ گئی تھی، انگریزوں نے بہت زبردست جہاں کے لوگوں کو مار کاٹ کیا تھا، ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ کیا سیاسی منظر نگاری، تو اس منظر نگاری کو یہاں پہ، مطلب سیاسی منظر نگاری کو یہاں پہ جو ہے آپ کو لکھنے ہیں، تلاش کر کے، چن کر کے، کہاں کہاں پر دلی کی ویرانی، بربادی اور جو ہے قتل و غارت ہوا تھا، اور کس طرح کی افراتفری کا ماحول تھا، کیا سیاسی بحران آیا ہوا تھا، تو ان ساری باتوں کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے، اور بیچ بیچ میں اپنی باتوں کو آتھینٹک بتانے کے لیے تھوڑا تھوڑا جو ہے کوٹیشن ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بالکل آپ کی بات بالکل وہاں پہ ٹو دی پوائنٹ ہو، اور ایسا لگے پڑھنے والے کو کہ ہاں بھائی بالکل صحیح لکھا ہے۔ ایک ہوتا ہے باتیں بنا دینا، ٹھیک ہے، کہ اپنا کچھ بھی جو ہے کاپی بھر دیا، تو ایسا نہیں۔ دیکھیے بی نمبر، غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے ادراک و شعور تاریخ و ادب کا آئینہ ہے، ادراک ہے نا، ادراک و شعور تاریخ و ادب کا آئینہ ہے، درک کی جمع ادراک سمجھ، اور شعور بھی وہی چیز ہے نا، اور تاریخ و ادب کا آئینہ ہے، تو اب دیکھیے 3 4 باتیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ادراک، شعور، تاریخ اور ادب کا آئینہ ہے، تو بالکل آئینہ ہے، کیونکہ غبار خاطر کے جو مضامین ہیں، جو خطوط ہیں، مضامین نہیں خطوط ہے، تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کتنا فلوسفیکل باتیں ہیں، کتنے علمی باتیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں، ظاہر ہے کہ اتنے قابل انسان تھے تو اپنے طریقے سے انہوں نے لکھا، اپنے طریقے سے لکھا، کہیں پر فلسفہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہیں پر جو ہے سائنس کی بات کر رہے ہیں، اور کہیں پر جو ہے الگ الگ طرح کی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہاں پہ ان کا جو سوچ اور فکر تھا وہ نظر آتا ہے، جو شعور تھا وہ نظر آتا ہے، تاریخی پہلو نکل کے آتا ہے، اور ادبی پہلو بھی، ادبی کیسے، کیونکہ اردو نثر کو اس سے فروغ ملا، ٹھیک ہے، اور کہیں پر تو ہزاروں جگہ ایسے اشعار ہیں کہ بہت سارے اشعار دیے گئے ہیں، تو اس کا ایک ادبی پہلو بھی ہے، تو الگ الگ پوائنٹ بنا کر کے جو ہے 4 پیرا بنا کر کے آپ لکھ دیجیے آرام سے، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی خط کا ذکر کرتے ہیں، کسی خاص خط کا، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کہ جہاں پہ وہ شعوری باتیں کی ہے، جہاں پہ تاریخی باتیں کی ہے، جہاں جو نثر، جہاں کی نثر بالکل ویسا ادبی انداز میں ہے، تو آپ وہاں سے کچھ لکھ کر کے، اور اپنے مطلب کچھ کوٹیشن اٹھا کر کے، یا کوٹیشن نہیں ہے یا تو اس خط کا ذکر ہی کر دیے کہ اس خط میں جو ہے اس طرح کی باتیں ہوئی ہے جو کہ بالکل ادبی انداز ہے، ٹھیک ہے، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے سی نمبر ہے کہ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا تجزیہ قلم بند کیجیے، تو آپ جو ہے رانی سنگھ بیدی کا پڑھے ہوں گے، اپنے دکھ مجھے دے دو، کتاب کا نام بھی وہی ہے، اور اس میں افسانہ بھی اس نام سے ایک ہے، تجزیہ یعنی کہ جز سے تجزیہ بنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھنا، آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم کیا دیکھیں گے، افسانہ میں کیا کیا ہوتا ہے، اسی حساب سے ہمیں ٹکڑے کرنے، زبان کیسی ہے، پلاٹ کیا ہے، انداز بیاں کیسا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ
जो भी इसमें ख़्याल पेश किया गया है, तो उन सारी बातों को अलग-अलग करके अलग-अलग पैरा में हम लिखेंगे तो वही हो जाएगा तजिज़िया हमारा। देखिए 4 नंबर, ये नंबर में पूछ रहा है कि बाब बहार के लिसानी व अदबी मुहासिन और फ़ारसी ज़बान के असरात पर मुफस्सल रोशनी डालिए। ठीक है, बाब बहार में, बाब बहार का एक ऊपर में भी सवाल आया था कि लिसानी व अदबी मुहासिन, से लिसानी है ना, तो ज़बान से ताल्लुक़ रखता है कि उस टाइम में जो है कौन-कौन से वर्ड्स चलते थे। अभी जो मैंने बताया कुछ मुहावरे आपको लिख करके पहले से ही रखने हैं 8-10, ठीक है। लिसानी मुहासिन क्या है? हुस्न से मुहासिन यानी खूबसूरती, और अदबी मुहासिन क्या है? और क्या फ़ारसी ज़बान के असरात, ज़ाहिर है कि जब फ़ारसी से ही ट्रांसलेट हुआ था, तो फ़ारसी ज़बान के इस पर असरात हैं, यानी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि फ़ारसी ज़बान से आए हुए हैं, है ना? दरवेश वगैरह और भी हज़ारों वर्ड्स मिल जाएँगे आपको, ठीक है? दरवेश किसको कहते हैं? दरवेश किसको कहेंगे? आप कहेंगे कि फ़कीर को कहते हैं, फ़कीर को नहीं कहते हैं। दरवेश कहते हैं जो एक दर पर बैठा रहे, जो एक दर पर, दर मतलब दरवाज़ा, जो एक दर पर बैठा रहे उसको हम दरवेश कहते हैं, ठीक है? एक होता है भिखारी जो घर-घर जाकर भीख माँगता है, उसको भिखारी कहते हैं। एक होता है फ़कीर, वो जो है भीख नहीं माँगता है वो, लेकिन हम लोग ऐसे ही जनरल बोल देते हैं फ़कीर आया है, फ़कीर आता नहीं है कहीं पर, ठीक है? फ़कीर और भिखारी, जो एक दर पर होता है, जो ये होता है ना, जो फ़कीर होते हैं वो भी एक ही जगह माँगता है। वो हर जगह जाके नहीं माँगता है, जो हर जगह हर घर में जाके जो है नॉक कर रहा है, भैया भीख दे दो, तो वो भिखारी है। तो वो फ़कीर नहीं हो सकता केवल, फ़कीर एक ही दर पे माँगता है, वो दर क्या है? वो अल्लाह का दर है। दरवेश दर पर बैठा रहता है, तो हर वर्ड का अलग-अलग मतलब होता है। तो जो है चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और देखिए ये बी नंबर में सवाल क्या पूछ रहा है कि प्रेमचंद के नावल गौदान के किरदार हूरी या धनिया, ठीक है, की किरदार निगारी का जायजा लीजिए। तो हूरी और धनिया में से किसी एक को उठाएंगे और इसकी किरदार निगारी का जायजा लेंगे। आप जायजा में क्या, किरदार निगारी क्या जायजा लेंगे? जो किरदार है तो कैसे बोल रहा है, ठीक है, किरदार किस तरह का किरदार है, ठीक है। अब किस तरह का किरदार है का मतलब है कि उनकी जबान बयान, उनका होलिया, उनका जो एक्ट वो करता है ना, तो वो सारी चीज़ों का जायजा लेंगे और ये देखेंगे कि एक जो है कामयाब किरदार निगारी के जितने जितनी भी खसूसियात हैं, वो सारी खसूसियात इसमें है या नहीं, ठीक है? वो सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए जाएँगे और आखिर में यही कर देंगे कि किसी भी नावल के कामयाब होने के लिए उनके किरदार में जो खसूसियात होनी चाहिए, वो सारी खसूसियात यहाँ पे मौजूद हैं आखिर में, और इसीलिए जो है ये नावल कामयाब है। तो ऐसे बताने से होगा नहीं, लेकिन ये है कि आप लिखेंगे तो फिर जो है होगा। ऐसे मौखिक कितना भी लेक्चर दे दे तो जो है इतना क्लियर होता नहीं है, जब तक कि लिखे नहीं इंसान। पहले इसमें यही जानना है कि किरदार निगारी के क्या-क्या ख़ुसूसियात हैं। एक अच्छी किरदार निगारी में क्या-क्या होनी चाहिए, एक अच्छा किरदार कैसा होता है, ठीक है? तो उसी तरह से सारा कुछ है कि प्लॉट, अच्छे प्लॉट की क्या-क्या खूबियाँ हैं, ठीक है? अच्छे मकालमा निगारी की क्या-क्या खूबियाँ हैं, उसी तरह से अच्छी किरदार निगारी की क्या-क्या खूबियाँ हैं। देखिए सी नंबर, नैरंग ख़याल के नौ आबादियाती तनाज़ुर में सर सैयद अहमद ख़ान बतौर मिसाली किरदार हैं, बतौर मिसाली किरदार हैं। नैरंग ख़याल के नौ आबादियाती तनाज़ुर में, नौ आबादियाती तनाज़ुर का मतलब है कि अभी जो न्यू डेवलप्ड जो नज़रियात हैं, तो उसमें सर सैयद अहमद ख़ान एक मिसाली किरदार की हैसियत रखते हैं, ठीक है? तो इस ख़्याल की वज़ाहत कीजिए। तो इस तरह का सवाल है, ये एक न्यू तरह का सवाल पूछा गया है यहाँ पे। इससे पहले इस तरह का सवाल पूछा नहीं था। देखिए अब सेक्शन बी आ गया, इसको भी पढ़ ही लेते हैं, और ये 5 नंबर कंपल्सरी है। तो जो है वही सारी बातें हैं यहाँ पे, ये 5 इक़्तिबासात दिए गए होंगे नज़्म से, तो इसको तशरीह करना है ना? तशरीहात मा सियाक़ को सवाल कीजिए, और क्या कि शेरी मुहासिन पर भी रोशनी डालिए। शेरी मुहासिन यानी कि क्या शेरी खूबसूरती है, क्या शेरी हुस्न है, उसको भी डिस्कस करने कहा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसी तरह से जिस तरह से नस्ल में मैंने बताया, उस तरह से मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन कहाँ से आया हुआ है। देखते ही समझ में आ गया, ये फ़ैज़ का है। बड़ा ही मशहूर शेर है ये। हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रक़म करते रहेंगे। पढ़िएगा इसको, ये फ़ैज़ साहब है जिसने भी ये लिखा है, बिल्कुल सही है, ये फ़ैज़ का कलाम है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ए नंबर था ये, ए नंबर फ़ैज़ का है, आगे बढ़िए। ये है बी नंबर, ठीक है, बी नंबर। तो बी नंबर जो है ये मीर का है। ये जिस साहब ने लिखा है, ये सही पहचाना, ये मीर का है, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, खुद से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये मीर का है। नेक्स्ट बढ़िए सी नंबर, ये है सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर किनका है? इकबाल का है। सी नंबर इकबाल का, यहाँ पे लिखा भी गया हुआ है, जिस साहब ने भी लिखा है सही लिखा है, ये इकबाल का कलाम है। और किस तरह से नस्र के इक़्तिबास की तशरीह कैसे लिखनी है, और नज़्म के इक़्तिबासात जितने पूछे जाते हैं, यूपीएससी में 5 पूछते हैं, तो किस तरह से तशरीह लिखनी है, तो इसका वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। मैंने एक नस्र से इक़्तिबास लाया और उसको लिख करके और उसका वीडियो बना दिया। एक मॉडल जैसा ऐसा आप करके दे दिया, वैसा ही लिखना है आपको, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिखना है, यानी स्टाइल वही होना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा। एक होता है कि भाई अगर कहीं से प्रेमचंद के जो है गोदान से इक़्तिबास आया तो सीधा कलम उठाया, लिख दिया। प्रेमचंद एक बहुत अहम अफ़साना निगार थे, तो वो बहुत ही अच्छा अफ़साना लिखे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, सीधा बताना है कि ये जो ये इक़्तिबास फलाँ किताब से इब्तिदाई हिस्से से, दरमियानी हिस्से से अगर जानेंगे तो, है ना? या इख्तितामी हिस्से से लिया गया है, और तब जाके बाद में दूसरे पैरा में आएँगे, तब हम उसके राइटर का उसका बताएँगे। पहले एग्ज़ैक्ट लोकेशन देंगे, फलाँ बुक से, फलाँ साहब के यहाँ से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
یہ ہے ڈی نمبر، ٹھیک ہے، ڈی نمبر. تو یہ فراق جس نے بھی لکھا یہ غلط ہے، یہ فراق کا ہے نہیں، یہ ہے غالب کا. یہ کس کا ہے؟ غالب کا ہے. یہ غالب کا کلام ہے، آپ پڑھ لیجیے گا اس کو، ہے نا. اب آتے ہیں ای نمبر، ٹھیک ہے، ای نمبر یہ آخری ہے. ای یہ کن کا کلام ہے؟ یہ غالب کا نہیں ہے، جس صاحب نے بھی لکھا غلط لکھا ہے، یہ فراق کا ہے، فراق کا، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو پڑھیے گا. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. اقتباسات بتا دیا میں نے آپ کو، نثر کا بھی اور یہ نظم سے بھی، مطلب غزل ہی پوچھتے ہیں، غزل کے ہی چند اشعار دے دیتے ہیں، وہیں سے آ جاتا ہے. تو جو ہے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ فراق ہے، غالب نہیں ہے، ٹھیک ہے. آگے بڑھیے. یہاں سے دیکھیے 6 نمبر کا سوال ہے. 6 نمبر میں 3 سوالات ہیں. دیکھیے آج حاضر میں غالب کی معنویت پر روشنی ڈالیے. گھسا پیٹا سوال، ٹھیک ہے، یہ بالکل ہی بچوں والا. نیکسٹ بڑھیے. فائز احمد فیض نے ترقی پسند اور کلاسیکیت کے درمیان کس طرح توازن کا ثبوت دیا ہے؟ مثالوں کی مدد سے وضاحت کیجیے. یہ بھی گھسا پیٹا ہی سوال ہے، بس پوچھنے کا انداز تھوڑا سا بدل دیا ہے. پہلے اس طرح سے پوچھتا تھا کہ رومان و حقیقت، ٹھیک ہے، تو رومان و حقیقت کا امتزاج ملتا ہے فیض کے یہاں، اس کو بحث کریے. یہ تھوڑا سا یہاں پہ ورڈس کو بدل دیا ہے. کیا بدل دیا ہے؟ کہ ترقی پسندی اور کلاسیکیت کے درمیان کس طرح توازن کا ثبوت دیا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کون کون سے اس میں کلام آئیں گے. تو ویسے کلام آئیں گے جو کہ ترقی پسند تاریخ سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں اور اس میں کلاسیکیت کا بھی رنگ ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی کلام کو یہاں پہ لا کر کے ہمیں مثال میں دینے ہیں، ہے نا. کس طرح توازن کا ثبوت پیش کیا کہ دونوں میں توازن برقرار رکھا ہے. کہ آپ پڑھیں گے کلام کو تو آپ کو لگے گا کہ ہاں بھائی یہ جو ہے بالکل کلاسیکی شاعری ہے، لیکن اسی کلاسیکی شاعری میں آپ کو ترقی پسندی کے اثرات نظر آئیں گے. آپ مثالیں آپ پڑھیے گا. فیض بہت ہی اچھے شاعر ہے، ٹھیک ہے، مجھے بہت پسند ہے. غالب کے بعد سب سے اچھا شاعر مجھے فیض لگتا ہے. کچھ ہوتا نہیں ہے اس میں، جسٹ آپ کو جو ہے کلام کا کلیکشن چاہیے، کلام کا کلیکشن چاہیے. آپ سیدھا سوال کر دیا جو ہے فیض کی رومانی شاعری پہ بحث کریے، تو آپ جو ہے رومانی اشعار کو ہی تو آپ وہاں پہ دیں گے مثال میں. اگر کہے گا کلاسیکی شاعری تو کلاسیکی تو ڈالیں گے. اگر کہے گا ترقی پسند تحریک سے متاثر ہو کر کے فیض صاحب نے جو شاعری کی ہے تو ان شاعری پر آپ بحث کریے، تو آپ کو وہی سارے دینے ہوں گے. اور جو ہے امام شاعر کہلاتے ہیں، ترقی پسندی کے امام شاعر کہلاتے ہیں فیض صاحب. دیکھیے سینے میں سوال پوچھا ہے کہ فراق گورکھپوری کی عشقیہ غزلیات روایتی اور جدید ذہن کے درمیان ایک پل ہے، ٹھیک ہے. کہ عشقیہ غزلیات روایتی اور جدید ذہن کے درمیان ایک پل ہے. تو جو ہے اب یہ جو پل ہے تو کیا مطلب ہوا؟ پل یہ ہے کہ ان کے یہاں جو ہے عشقیہ اشعار بھی ہیں، عشقیہ شاعری بھی، عشقیہ غزلیات ہیں، اور ویسے بھی ہیں جو کہ جدید ذہن کے ہیں. مطلب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ نیو شاعری ہے. تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ یہ پل کے مانند ہے. یعنی آپ دیکھیں گے عشقیہ اشعار یا کہ عشقیہ غزلیات تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے شعراء کے یہاں بھی ہیں، ہزاروں شعراء ہیں، ان کے یہاں آپ کو عشقیہ اشعار مل جائیں گے، عشقیہ غزلیں مل جائیں گے. لیکن فراق صاحب کے یہاں صرف عشقیہ غزلیں ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ جب ان کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ نئے طریقے کا کلام ہے، جدید ذہن ہے نا. یہ نئے طریقے کا کلام ہے اور نیو کلام ملے گا آپ کو پڑھنے کے لیے. جیسے ایک شعر میں یہاں پہ دو بتا دوں کہ اس طرح شعر ہے نا کہ ان سے ایک بات کہوں کہ عشق کیا ہے؟ عبادت ہے، گناہ نہیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایک جدید بات بھی کہہ رہا ہے، ایک جدید ذہن جس بات کو ایکسیپٹ کرے وہ بھی بات ہے اس میں، اور اس میں عشق کی بھی باتیں آ گئی. تو اس طرح کے کلام ان کے ہوتے ہیں. اسی بات کو کہہ رہا ہے لکھنے کے لیے. نیکسٹ جائیے. یہ ہے 7 نمبر کا سوال. دیکھیے یہاں فراق سے پوچھا گیا ہے. فراق کی نظم آدھی رات یا جگنو کا تنقیدی جائزہ. دم ہے نہیں کوئی اس میں، آدھی رات میں جگنو میں کوئی دم نہیں. اگر نظمیں پڑھنی ہے تو اقبال کی پڑھی، مزہ آ جائے گا آپ کو. ان کی نظموں میں کوئی دم نہیں ہے. ان کی غزلیں اچھی ہیں نو ڈاؤٹ. فراق صاحب نظموں میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. ایک تو نظمیں اتنی لمبی کہ پڑھتے پڑھتے صبح ہو جائے اور پتہ چلا کہ کچھ بات ہے نہیں. لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہم ایسا نہیں لکھ سکتے ہیں. آپ بھی شاید کہ ایسا نہ لکھ پائیں جس طرح کی فراق کی نظمیں ہیں، تو ہمیں مجبوراً اچھا کہنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کمپیئر کر کے دیکھنے لگ جائیں گے فیض کی نظموں سے، جو ہے اقبال کی نظموں سے، تو پھر پتہ چلے گا کہ فراق صاحب کیا لکھے ہیں آپ. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. بی نمبر دیکھیے کہ اخت الایمان کی نظموں میں ہمارے عہد کے مسائل کی بھرپور عکاسی ملتی ہے. کیونکہ نظموں میں اخت الایمان کی نظم ہے، بالکل صحیح بات. اس قول کے متعلق اپنے موقف کی وضاحت بالخصوص بنت لمحات اور دیگر لفظوں کے حوالے سے، دیگر نظموں کے حوالے سے کیجیے. اب ظاہر ہے یہی بات کو ہمیں ثابت کرنا ہے یہاں پہ، ہے نا. کیا کہ ہمارے عہد کے مسائل کی بھرپور عکاسی ملتی ہے. تو کئی نظمیں، چھوٹی چھوٹی نظمیں آپ پڑھیے گا، بہت اچھی نظمیں ہیں ان کی بھی. آپ کو بہت اچھی باتیں ملیں گی وہاں پہ. تو اور بہت ساری چیزیں یہاں مل جائے گی جو کہ ہمارے عہد کے مسائل کو اس میں ڈسکس کیا گیا. کتاب میں ضرور پڑھیے گا. کتاب ٹیکسٹ پڑھیں گے تبھی آپ یہاں پہ لکھ پائیں گے. اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم نوٹس وغیرہ ادھر ادھر سے کر کے ہم یہاں اچھے سے لکھ لیں گے تو یہ بھول ہی جائیے جب تک کہ آپ ٹیکسٹ نہیں پڑھیں گے.
ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नोट्स से फ़ायदा मिलता है, लेकिन उस लेवल का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा कि नोट्स पढ़े और मतन पढ़े बगैर, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़े बगैर जो है आप आ जाएँगे इम्तिहान में लिखने के लिए, तो आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं रहेगा, बस वही नोट्स जो आपके दिमाग में है, वही वहाँ पे जो है रख देंगे। उससे कोई फ़ायदा होने को है नहीं। जो पूछेगा वही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि भाई जिस तरह से पूछा गया है कि हमारे अहद के जो मसाइल हैं, तो हमारे अहद के मसाइल हम पढ़े हुए रहेंगे तब तो हमें समझ में आएगा कि फलाँ नज़्म में हमारे अहद के मसाइल हैं, उस नज़्म में हमारे अहद के मसाइल हैं। है ना? तो यही कहना चाह रहे हैं। देखिए सी नंबर, इक़बाल की ग़ज़ल सराई में ख़ास तौर पर वाले जिब्रील में मुश्तामिल सनाए शेरी की वज़ाहत माँ मिसालों के कीजिए। ठीक है? मुश्तामिल यानी कि जो कि शामिल ये हो, इस्तेमाल शुदा हो, मुश्तमिल, और सनाए शायरी, सनाए मतलब कि जो खूबसूरती है इसकी शायरी की, शेर की खूबसूरती उसको कहा गया सनाए शेरी। सनाए बदाए आप जानते होंगे। तो मिसालों के साथ, मिसाल हम कहाँ से ला के देंगे? हमें अशार रहेगा तब तो हम मिसाल ला के देंगे। इक़बाल की ग़ज़ल सराई में ख़ास तौर पर वाले जिब्रील में मुश्तमिल सनाए शेरी की वज़ाहत माँ मिसाल की ग़ज़लों से चंद अशार आप ध्यान में रखें। ठीक है? इक़बाल की ग़ज़लें भी अच्छी हैं और नज़्में भी, पर ज़्यादा अच्छी नज़्में हैं, ग़ज़लें भी अच्छी हैं। नंबर 8 देखिए ए नंबर, ए नंबर में पूछ कह रहा है कि मीर हसन की मसनवी सहुल बयान, मकालमा निगारी, जज़्बात निगारी, मंज़र निगारी और किरदार निगारी सब दे दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। हर एतबार से कामयाब और मुकम्मल है। मिसालों से साबित कीजिए। देख रहे हैं? तो सहरुल बयान जो मसनवी है मीर हसन की, तो यहाँ से चंद अशआर आपको याद रखने हैं। ठीक है? तो अशआर से ही काम होता है, उसी से आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। बगैर अशआर के आप कितना भी अच्छा लिख दें, आपको मार्क्स कम आएगा। तो मकालमा निगारी जहाँ बहुत अच्छी मकालमा निगारी हो, वहाँ से 2 अशआर उठा लिए। जज़्बात निगारी, वहाँ से 2 अशआर उठा लिए। मंज़र निगारी, वहाँ से 2 अशआर उठा लिए। किरदार निगारी, ठीक है? तो जितने भी किरदार हैं, है ना? बेनज़ीर है, शाहज़ादा बेनज़ीर है, नजमुन्निसा है, मारुख परी है, माह रुख परी, माह रुख यानी चाँद के जैसा चेहरा रखने वाली परी। तो और इसमें एक और ये भी पूछ देता है कि भाई मसनवी सवाल बयान में जो है आप अ, तहज़ीब व तमद्दुन, ठीक है? तो उस तहज़ीब व तमद्दुन के बारे में पूछ देता है कि भाई माशरती रंग मिलता है तो तहज़ीबी रंग नज़र आता है, ये बताएँ? तो वो भी आपको ज़हन में रखना है, तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से ही पूछ देता है। यहाँ पे जो है अलग तरीके से पूछा गया है। बिल्कुल यहाँ पे आप देखेंगे तो फ़नी बातों को पूछा गया है, फ़न, मकालमा निगारी, जज़्बात निगारी, मंज़र निगारी और किरदार निगारी, ये तीनों जो है फ़न का हिस्सा है, फ़िक्र का हिस्सा नहीं। बी नंबर, मीर की शायरी उनके ज़ाती गम की गम्माज़ी और माशरती ज़िंदगी में रोनुमा हो रही तब्दीलियों का आईना है। मिसालों के साथ वज़ाहत करिए। बिल्कुल फैक्ट बात है ये कि मीर के यहाँ दर्द व गम बहुत है, जानते ही हैं। तो जो है उनको गम का शायर कहा जाता है। तो मीर की शायरी उनकी ज़ाती ज़िंदगी की गम्माज़ी। अब ज़ाती ज़िंदगी इसलिए कि मीर साहब बहुत ही वैसे थे, यानी कि बहुत ही मुफलिस टाइप थे, और घर का हाल भी उन्होंने लिखा है, तो अपने घर का हाल उन्होंने लिखा है। घर ऐसा है कि बारिश होती है तो टपकता है, उधर से चूहा आ जाता है, ऐसे वैसे क्या-क्या लिखा है बहुत लंबा करके। और माशरती ज़िंदगी में रोनमा हो रही तब्दीलियों, है ना? तो यहाँ से भी अशार आपको उठाने हैं कि लखनऊ दिल्ली से आया, यहाँ भी रहता हूँ उदास। इस तरह से कि जो है जो भी तब्दीली आई है उसको भी उन्होंने पॉइंट आउट किया अपनी शायरी में। तो आपको चंद अशार रखने होंगे हर तरीके से। कहते हैं ना कि मल्टी डायमेंशनल तरीके से आपको तैयार होके रहना होगा कि आप जिधर से ही पूछें, जैसे ही पूछें, हम बिल्कुल कैपेबल रहेंगे जवाब देने के लिए। तभी जो है आप अच्छे से लिख सकते हैं। लिख तो कोई भी देगा। 12वीं क्लास के बच्चे को बुलाया जाए तो वो भी ये सारे सवाल को लिख देगा। लेकिन वो क्या लिखेगा? वो अल्लाह ही जाने। जो उनको मन में आएगा लिखेगा, जैसे-तैसे लिख देगा, कॉपी भर देगा। ठीक है? लेकिन मार्क्स नहीं आएगा। तो इसी तरह से टू द पॉइंट लिखने, जो पूछा है वैसे लिखना, एग्ज़ैक्ट वही चीज़ लिखनी है जो कि पूछा है। तो जानेंगे तब तो। जानने के लिए ये करना होगा कि हमें स्टडी करके पहले से तैयार होके रहना होगा। हर तरीके से सवाल अपने ही दिमाग में फॉर्म कर लेंगे कि भाई ये अगर पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, वैसे अगर पूछ दिया तो क्या लिखेंगे। अब जैसे कि अभी गोदान में देखिए, तो उन्होंने 2 कैरेक्टर दिया और कह दिया कि हाँ भाई अब इसकी किरदार निगारी पर बहस करिए, तो कैसी है किरदार निगारी। अब कई बार आप देखिए कि उसी किताब से कितने तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। कई बार यही पूछ देगा कि भाई इसकी जो है गोदान क्यों मशहूर है। गोदान क्यों मशहूर है, अभी पूछा ना कि जाके कंपेयर करके बताइए तो कि गोदान में क्या खास बात है और दूसरे नावलों से किस तरह ये मुख्तलिफ है। अब कैसे ही पूछ देगा, कभी प्लॉट पे पूछ देगा, ठीक है? कभी उसमें ये दे देगा कि इसमें गाँव की ज़िंदगी नज़र आती है, ज़रा बहस करके बताइए तो कहाँ-कहाँ नज़र आती है, कैसे नज़र आती है? कभी ज़बान के बारे में पूछ देगा, भाई इसकी ज़बान कैसी है, इस पर बात करिए। तो किसी भी तरीके से घुमा-फिरा के पूछेगा, जहाँ से ये पूछे तो आपको तैयार रहना है कि हमें जो है हम लिख पाएँ, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सी नंबर, ये आखिरी सवाल है, शायद आखिरी नहीं, और आगे क्या और आगे नहीं, आखिरी 8 नंबर हो गया ना? हाँ, ठीक। 8 सवाल आप पूछे जाते हैं, इसमें 2 कंपल्सरी है, बाकी आपको 5 टोटल करने हैं। तो इक़बाल, अल्लामा इक़बाल के बुनियादी तसव्वुरात के बारे में अपनी मालूमात कलमबंद कीजिए। गोल-मोल बात, यहाँ पे गोल-मोल सवाल पूछ दिया है
कि मतलब इसका कैनवास बहुत बड़ा है, आप कहीं से भी शुरू करिए और जो क्या इनके बुनियादी तस्वुरात हैं, किस तरह के तस्वुरात इनकी नज़्मों में, गज़लों में मिलते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें लिखने के लिए, हज़ारों बातें हैं लिखने की, इनके बुनियादी तस्वुरात पर। इसमें सारी चीज़ें सिमट के आ गई, ठीक है? तो इसलिए जो है ये सवाल एक तरह से देखा जाए तो बहुत आसान है लिखने में, ठीक है? गज़लों पर अलग से बात कर लेंगे, नज़्मों पर अलग से बात कर लेंगे, अलग-अलग करके क्या तस्वुरात हैं, किस तरह ख़्याल पेश करते हैं, वो अपना लिख लीजिए। तो यही था क्वेश्चन पेपर, और देखा आपने किस तरह के सवाल थे। इसमें सवाल थोड़े ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक हैं, एक आध वैसा भी है कि जो है आपको पहले से प्रैक्टिस करके रहने होंगे। और इक़्तिबासात मेन मसला होता है इसमें, और इक़्तिबासात का ये है ना फंडा कि कोई भी इंसान कितना भी आप गालिब से भी पढ़ लेंगे, इकबाल से भी ट्यूशन पढ़ लेंगे, तब भी जो है आपको टेक्स्ट पढ़ना ही होगा इक़्तिबासात को करने के लिए, ठीक है? वरना देखिए साहब जिसने इम्तिहान दिया है, 1-2 तो सही किया है, बाकी जो है अपना नीचे से 2 इक़्तिबासात तो गलत एक्सप्लेन कर दिया, जैसे ये फिराक है तो फिराक का है नहीं है। उसी तरह से यहाँ इन्होंने जो है गालिब कर दिया है, तो गालिब का नहीं है, फिराक का है, तो इनके गलत हो गए। उसी तरह से ऊपर नस्र में भी। तो जो है यही है कि अपना टेक्स्ट बुक पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। ज़बान को देखिए कि ज़बान किस तरह से है, कि अगर गोदान का कोई टेक्स्ट है तो हम समझ पाएँ कि ये गोदान से है, ठीक है? उसी तरह से दूसरी किसी किताब का है, तो हम समझ पाएँ टेक्स्ट का जो स्टाइल होगा लिखने का, तो उससे हम समझ पाएँ, ठीक है? आँख, कान, नाक सब खोल करके पढ़ना है, एक-एक चीज़ पर ध्यान देना है, कि वर्ड्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बताएँगे डिटेल में कि कौन-कौन सी चीज़ अगर आपको मिले तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? और एक तो जैसे कि आप उससे पूछना थोड़ा-सा बंद कर दिए, इस बार नहीं पूछा ना, भागो बाहर से नहीं पूछा, क्योंकि वहाँ से जब टेक्स्ट आता है तो क्लियर समझ में आ जाता है। हर जगह से आ जाता है, बट बच्चे पढ़ने वाले हों और पढ़ा हुआ है तो उनको समझ में आ जाता है। तो खैर चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में, बातें बहुत लंबी हो रही हैं। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।